बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं फ़िज़ा रियाज़ और आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं वज़ारत तिजारत के ज़राए के मुताबिक स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क का 60 से 70% तक मुसवदा तैयार किया जा चुका है और रवा माली साल के बरामदात तकरीबन 22 अरब डॉलर तक रहने की तवक्को है, जिसकी रोशनी में पाकिस्तान के बरामदी शोबे की मुसाबिकत बढ़ाने के लिए खुसूसी तौर पर इकदाम तजवीज़ किए जाएंगे, जिनमें से कुछ अहम बरामदी सनतों की बुनियादी दरामदात के टैरिफ में कुछ कमी की सहूलत जो कि सर फहरिस्त है और आइंदा 5 साल के लिए स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क का मुसवदा अप्रैल के इख्तिताम तक तैयार कर लिया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब आपके खुसूसी वक्त के लिए। फरमाइएगा, हुकूमत ने जो आइंदा 5 साल ट्रेड पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क तैयार किया है, ये मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपकी नज़र में किन बुनियादों पर अगले 5 सालों के ट्रेड पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए? काम अगली हुकूमत के पास होना चाहिए, इलेक्टेड हुकूमत के पास। आप जाते जाते कैसे एक पॉलिसी बना रहे हैं? अभी 5 साल में कुछ नहीं बनाया और आप बना रहे हैं। मगर अगर बनानी है तो नंबर 1 आपको नई मार्केट्स ढूंढनी पड़ेंगी, स्पेशली चाइना की मार्केट्स। नंबर 2 आपको फ्यूल कॉस्ट एक्सपोर्ट्स के लिए नीचे लानी पड़ेंगी। नंबर 3 आपको स्टोरेज वेयर हाउसेस एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स के बनाने पड़ेंगे ताकि आप फ्रेश फ्रूट दुनिया को दे सकें। नंबर 4 नई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को मरातें देनी पड़ेंगी ताकि आपकी नई प्रोडक्ट्स भी दुनिया की मार्केट में जा सकें। नंबर 5 आपकी डिमांड पुल पॉलिसी होनी चाहिए, सप्लाई पुश नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बना के दुनिया में ढूंढें, आपको दुनिया क्या चाहती है वो ढूंढ के फिर बनाना चाहिए। ये है जो नई ट्रेड पॉलिसी में आएगा तो आप डायरेक्शन ठीक रखेंगे। और ये क्या मुनासिब नहीं था कि हुकूमत मौजूदा ट्रेड पॉलिसी को जारी ही रखती, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है, इंतखाबात के बाद नई हुकूमत आएगी, वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई ट्रेड पॉलिसी या एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी? जी, मैंने यही अर्ज किया कि ये नई ट्रेड पॉलिसी अगली हुकूमत के पास होना चाहिए, उनके फैसले होने चाहिए। आप उनको जाते जाते एक पॉलिसी दे के जा रहे हैं जो शायद वो रद्द कर दें, तो मुनासिब यही था कि अगली हुकूमत को दी जाती। मगर अभी भी 1 साल तो तकरीबन लगेगा ना नई हुकूमत आने के लिए, या 8 महीने तो लगेंगे। तो इतनी देर में अगर मुल्क की ज़र मुबादला कमा सकती है तो दे लें एक नई पॉलिसी। ठीक। और जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत के दौरे हुकूमत में मुल्क की तिजारत में कोई बड़े पैमाने पर कोई इजाफा तो हुआ नहीं है, जिसमें हमें को नजर आया कि बहुत इजाफा हुआ है। आपके नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हुकूमत को तिजारत के फ़रोग ना देना था या फिर ट्रेड पॉलिसी हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी? बुनियादी वजूहात क्या है आपकी नज़र में? हमारी जो इस वक्त तक हुकूमत थी वो अपने प्रॉब्लम हल करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख रही थी। वो अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री के हैं, अपने दोस्त हैं, उनको मराते देने को तैयार थी। उन्होंने खातिर खा ट्रेड इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए सिवाय GSP प्लस लेने के और कोई काम नहीं किया और एक छोटा सा एक्सपोर्टर को पैकेज दे दिया। ना बिजली सस्ती दी उनको, ना उनको एक्सेस नई मार्केट्स की दी, ना आपके ब्रांड नेम्स बनाए। मगर इसमें बहुत सारा कसूर हमारे प्रोड्यूसर्स का भी है कि वो भी अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पे चल रहे थे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने को तैयार नहीं थे। तो ये है जो वजह है। और ये भी बताइएगा कि गुज़श्ता चंद बरसों के मुकाबले में पाकिस्तान के अफगानिस्तान और ईरान के साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने के बजाय मजीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जा रहे हैं, और नई ट्रेड पॉलिसी में इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ऐसे कौन से इकदाम हैं जिनको करने की अशद ज़रूरत है? पहली बात तो यह है कि इनके साथ ट्रेडर्स के लिए, उनके और अपने ट्रेडर्स के लिए वीज़ा फ्री रिजीम होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके लोग यहाँ आ सकें और चीज़ें खरीद सकें और हमारे लोग वहाँ जा सकें और चीज़ें बेच सकें। वीज़ा फ्री रिजीम बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक मार्केटिंग कैंपेन भी चाहिए जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इन मुल्कों में जाके बेच सके। हम इसको ग्रेविटी अप्रोच कहते हैं।
کہ جتنے قریب ہوں گے ملک اتنا زیادہ ٹریڈ بڑھنی چاہیے، جتنے وہ کلچرلی قریب ہوں گے اتنے زیادہ ٹریڈ بڑھنی چاہیے، جتنے لینگویج کی طرح قریب ہوتے ہیں اتنی بڑھنی چاہیے. مگر ہم نے نہ سڑکیں بنائی ہوئی ہیں، نہ بارڈر کو کھولا ہوا ہے، ہم کانفلکٹ میں ہیں ان ملکوں میں. یہ کانفلکٹ ختم کریں گے تو ہماری شاید ٹریڈ بڑھے ان ملکوں میں. سر، سی پیک بہت ایک اہمیت کا حامل ہے، تو مستقبل میں سی پیک پاکستانی تجارت کے فروغ میں اپنے یہ جو کلیدی کردار ہے وہ تو ادا کرے گا، تو جو نئی ٹریڈ پالیسی ہے اس میں سی پیک کو مد نظر رکھنا کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیں جی، نئی ٹریڈ پالیسی تو اب اس لیے ضروری ہوگی کہ آپ کو بڑے سیریس ڈالر کا جو کرائسس آیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اب آپ کو ڈالر کمانے پڑیں گے. اس لیے یہ ٹریڈ پالیسی ضروری ہو گئی، ورنہ کس نے پرواہ کرنی تھی کہ نئی ٹریڈ پالیسی آئے. ابھی آپ نے دیکھا چاول آپ نے بیچ لیے، اور اس قسم کی بہت سارے آپ کے پروڈکٹس ہیں، آپ کے وہ ڈرائی فروٹس ہیں، آپ کی ہارٹیکلچر ہے، کاٹیج انڈسٹری ہے، آپ کی کارپیٹس ہیں، جس کو بیچنا بہت ضروری ہے دنیا میں بھی اور ملک کے اندر. ٹھیک، بہت شکریہ. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ آئندہ کی ہماری پالیسیز کیا ہونی چاہیے، حکومت کو کن نکات پر زیادہ غور کرنا چاہیے ہے، کن ممالک سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید بولیں گے، اور اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں خشک سالی کے حوالے سے. خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے وفاقی حکومت نے. آنے والے برسوں میں ملک میں خشک سالی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پیش گوئی تو کر دی گئی ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی اور بارشوں کی شرح میں ہونے والی کمی کے پیش نظر اب حکومت نے مختلف حصوں میں خشک سالی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے صوبائی سطح پر کچھ اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. باقاعدہ منصوبہ بندی تیار کی جا رہی ہے، فیصلے کیے جا رہے ہیں. تمام صوبائی حکومتیں خشک سالی کے اثرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے منصوبے تیار کریں گی، اور وفاقی حکومت نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ مستقبل میں خشک سالی کے انسداد کے لیے آبی ذخائر سے پانی کے خراج میں بھی نظر ثانی کی جائے گی. نظر ثانی کے ساتھ ساتھ پانی کے مناسب انتظام کی حکمت عملی مرتب کی جائے گی. ابھی تک یہ فیصلے کیے گئے ہیں، اور اسی ساری صورتحال پر انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں جو گیسٹ ہیں وہ چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد کھوکھر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کی پیداوار کے لیے پانی کی ضرورت تو ہر ملک کو ہوتی ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، مگر وفاقی حکومت کی رپورٹ کے مطابق مستقبل میں پاکستان کو خشک سالی کے خطرات کا سامنا ہوگا. ایسے میں آپ کی نظر میں پاکستان کو زرعی طور پر کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے اور بچا کس طرح سے جا سکتا ہے؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے. یہ ایگرو بیسڈ کنٹری ہے، یہاں پہ جتنی انڈسٹری ہے موسٹلی انڈسٹری بھی ایگرو بیسڈ ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومتی ترجیحات میں زراعت نہیں ہے. اب دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں پروونشنل اسمبلی میں پاکستان کے لیے بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو زراعت ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. پانی کا سب سے بڑا جو ایشو بن گیا کہ بتایا جا رہا ہے کہ خشک سالی آ رہی ہے. اس دفعہ بھی افسا نے جو رپورٹ کی ہے کہ 67% پانی کی شارٹیج ہے اور کاشتکار بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن انسان کے پودے کے سب کے زندہ رہنے کے لیے پانی انتہائی ضروری ہے. جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس جو پانی تھا وہ تقریباً 15,000 مکعب میٹر فی آدمی کے لیے، انسان کے لیے، جبکہ اسے کو زندہ رہنے کے لیے 10 سے 12,000 مکعب میٹر چاہیے. لیکن اس وقت جو ہمارے پاس پانی ہمارے پاس موجود ہے وہ کچھ 7,000 مکعب میٹر پانی ہے اس کے لیے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ٹاپ پرائرٹی پہ یہاں ڈیم بنتے ہیں. اب دیکھیں نا، انڈیا نے ہمارے پانی کے اوپر کتنا ڈیم بنا لیا ہے، لیکن جہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سیاست کیا ہو رہی ہے کہ آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، اسمبلی میں دیکھ لیں، عدالتوں میں دیکھ لیں، بات کیا ہو رہی ہے جی. وہ نواز شریف، وہ عمران خان، وہ آصف زرداری، کوئی پاکستان کی بات نہیں کرتا، پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. اگر یہ خشک سالی آ گئی، اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ نہ کیے گئے، اس ملک میں ڈیم نہ بنایا گیا تو پاکستان بنجر ہو جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، یہ جاگیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس لیے میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے، یہ پاکستان آج بھی آباد ہے اور شاداب ہے. حکمرانوں نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. میں نے کبھی نیشنل اسمبلی میں نہیں سنا کہ پانی پہ بات ہوئی ہو، کبھی بھی پروونشنل اسمبلی میں نے نہیں سنا کہ پانی پہ بات ہوئی.
बल्कि पानी पे अगर बात की जाए तो पॉलिटिक्स की वो सुबह चला जाएगा, वो सुबह चला जाएगा, वो सुबह चला जाएगा। अब देखिए हमारी ज़राअत खतरे में है इस वक्त। अगर ज़राअत खतरे में है तो पाकिस्तान की मईशत खतरे में है। इस वक्त भी मैं गुजारिश करूंगा तमाम मुहब्बे वतन पॉलिटिकल पार्टी से और मुहब्बे वतन लोगों से कि वो बैठे और बैठकर इस पर सोचें कि पानी का मसले का क्या हल कर सकते हैं। देखिए अगर सैलाब आता है, तबाही फिर के चला जाता है, हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई रिजर्वायर हमने नहीं बनाए, हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, करप्शन की इंतहा हो गई है, पाकिस्तान का पैसा लूट लूट के बाहर लेके जा रहे हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि इन दरिंदों को जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर इकट्ठा किया, इन सबको गिरफ्तार करके थर में बंद कर दिया जाए और इनसे पैसा वापस लेके इस मुल्क का डैम बनाया जाए। और अब इसमें बिजली भी पूरी हो जाएगी, पाकिस्तान का पानी भी पूरा हो जाए, कोई इशू बाकी नहीं रहेगा। जी ठीक सर, ये भी बताइएगा, अगर पाकिस्तान में बारिशों की कमी होती है, मतलब अगर बारिशें ज़्यादा इस साल नहीं बरसती, तो फिर ज़राअत की पैदावार के लिए पानी की ज़रूरत को जो हमने वो तो पूरा करना है, तो कोई मुतबादिल निज़ाम पाकिस्तान में हमारे मुल्क में मौजूद है, कोई ऐसा निज़ाम बनाया गया है? ये मुतबादिल निज़ाम पे ट्यूबवेल है, देखे ना ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से आपका जो पानी का नीचे वाला लेवल है दिन ब दिन नीचे जा रहा है। मैं फर्ज किया जहाँ पे मेरी जमीन है, पहले नीचे पानी जो मेरा कुआं था वो 20 फुट पे था, आज वो मेरा 65 फुट पे चला गया है। देखे ना, हमने पाकिस्तान पानी को महफूज रखना है, पानी को बचाना है और उसका हल यही है कि हम डैम बनाएं। डैम बनेंगे तो ये सारा कुछ होगा। सारा कुछ ये ट्यूबवेल पे नहीं हो सकता। अगर हम पानी को पंप करते रहेंगे पानी तो खत्म हो जाएगा। अल्लाह मियां ने हमें अकल दी है, हमें सोर्सेज दिए हैं, हमें वो इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए ना, हमारी अगर ज़राअत तबाह हो जाएगी, पानी नहीं होगा, तो क्या मुल्क की मईशत कायम रहेगी? आपकी तकरीबन 45% एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो देहातों में है, ज़राअत में है। क्या करेंगे ये लोग? तबाही हो जाएगी। अगर फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा? इस वक्त हमारी तरजीहातें इस मुल्क में फौरी तौर पर पानी एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए और टॉप प्रायोरिटी पे कि जो पानी के डैम है सारे काम छोड़ देने चाहिए इनको। टॉप प्रायोरिटी पे इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पे सारे काम छोड़ के पानी के डैम बनाने चाहिए ताकि इस खुश्क साली से पाकिस्तान को बचाया जा सके। ये बड़ा अजीम मुल्क है, अल्लाह ने हमें बड़ा खूबसूरत जमीन का टुकड़ा दिया है। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें दरिया है, इसमें पहाड़ है, इसमें चिलिस्तान है, इसके साथ समुंदर है, हर चीज है हमारे पास, मैदानी इलाका हमारे पास है, सारा कुछ है। लेकिन हम कितने बदकिस्मत लोग हैं, सब कुछ होने के बावजूद हम उसको महफूज नहीं कर सकते। सारी जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आती है ना सर। किसानों को पानी की फराहमी और ज़राई निज़ाम जो है हमारा वो बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को कौन से ऐसे इक़दामात करने चाहिए हैं जिससे हमारी ज़राअत बेहतर हो? ये जो पानी के मसाइल का सामना है हमें, हुकूमत की जानिब से कौन से ऐसे इक़दामात होने चाहिए? मैं आपको अर्ज करूँ कि 1910, 11, 12 में जब आपके पास कोई मशीनरी नहीं थी, बिल्कुल ही, ये नहरें बनाई गई, हाथों से लोगों ने बनाई, खोता रेडियो पे बनाई, खोते पे बनाई, ठीक है, हाथ वाली ट्राली पे बनाई गई, ये सारी बन गई उस वक्त। आज आपके पास मशीनरी है, सारा कुछ है, क्या हम अपनी नहरों की लाइनिंग नहीं कर सकते? खाल अपने पक्के नहीं कर सकते? डैम बनाए, रास्ते में डैम जहाँ बन सके बनाए। हमें अब ये जब तक हम नहीं करेंगे, इरिगेशन को मैक्सिमम आम करें, उसे 100% सब्सिडाइज कर दे, 100% सब्सिडाइज कर दे ताकि पानी का इस्तेमाल कम हो। लेजर लेवल पूरी जमीनों को लेजर किया जाए, तभी जाके इस मसले का हल हो सकता है। और ये हल कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान हल है अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे। हुकूमत की तवज्जो किस तरफ है? अब आप ये देखिए, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पॉलिसी ये है कि हम गंदम एक्सपोर्ट करते हैं, रिबेट देते हैं, चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, रिबेट देते हैं उसमें, और कॉटन इंपोर्ट करते हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हैं। यानी ज़राअत को दिन ब दिन ये तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान जब बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 अजला भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्या हमारे 17 अजला जो आज 35-40 बढ़ा दिए गए उससे, क्या वो 20 करोड़ की आबादी को फीड नहीं कर सकते? हम फिर हर चीज इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं, वेजिटेबल वहां से आता है, फ्रूट वहां से आता है, हर चीज वहां से आ रही होती है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपके खुसूसी वक्त के लिए, और जो भी हमारे मसाइल थे, हमारी मैशत को मसाइल दरपेश थे, उसके लिए हमने आपसे बात की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।